चलिए नमस्कार सभी को। राजस्थान ज्योग्राफी में आज अपने एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, मृदा या सॉइल के रूप में। समझेंगे कि राजस्थान में सॉइल कितने प्रकार की मिलती है और उपजाऊपन की दृष्टि से कौन सी सॉइल जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कृषि की दृष्टि से। और फिर अपने कुछ राजस्थान के संबंध में कुछ मृदा से जुड़ी हुई समस्याएं जो है उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि मृदा क्या होती है और मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। इसकी अपनी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं। मृदा, जिसको इंग्लिश में अपने सॉइल बोलते हैं। देखिए, आप सॉइल को अगर परिभाषित करें तो हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि मिट्टी की सबसे ऊपरी परत, ठीक है, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत जिसमें जीव अवशेष व पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। कहने का मतलब ऐसी मृदा जो या मिट्टी का वो भाग जो सबसे अधिक उपजाऊ भाग होता है उसको अपने एक्चुअल में क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। तो ये सॉइल जो है वो सामान्यतः मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है जिसके अंदर जीवों से अवशेष यानी कि पेड़ पौधे या जीव जंतुओं का कोई भी अवशेष उसके अंदर मिला हो सकता है, जिसको अपने ह्यूमरस बोलते हैं सामान्य भाषा में। आगे ये शब्द बार बार आएगा, ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस के नाम से अपने बोलते हैं। और इसके साथ साथ पोषक तत्वों की जिसके अंदर क्या मिलती हो, प्रचुरता मिलती हो, ऐसी जो मिट्टी का भाग होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। अब ये जो मृदा का निर्माण होता है, ये मृदा का निर्माण उस क्षेत्र में मिलने वाली जो चट्टानें होती है उनके टूटने के क्रम में होता है, टूटने से होता है, चट्टानों के टूटने से इस मृदा का निर्माण होता है। और मृदा निर्माण की इस क्रिया को हिंदी में तो डायरेक्टली अपना मृदा जनन बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश के लिए इसका शब्द जो है उसको अपने पेडोजेनेसिस बोलते हैं, पेडोजेनेसिस। तो मृदा का अध्ययन या मृदा का निर्माण होने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, पेडोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। और विज्ञान की वो शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है, मृदा का अध्ययन, उसको अपने पेडालॉजी बोलते हैं। आप शिक्षण शास्त्र में पढ़ते हैं वो पेडागोजी है, ये क्या है, पेडालॉजी। मृदा का अध्ययन अपने आप में क्या कहलाता है, पेडालॉजी कहलाता है, जबकि मृदा निर्माण की क्रिया जो है उसको अपने क्या बोलते हैं, पेडोजेनेसिस बोलते हैं। अब ये जो मृदा का निर्माण मैंने आपको बताया चट्टानों के टूटने से होता है। अब यहां चट्टानों के टुकड़ों के टूटने के बाद जो मृदा होती है वो मृदा हमें दो स्वरूप में मिल सकती है। या तो वो मृदा उसी क्षेत्र में मिलती है, या फिर क्या होता है उस मृदा के टुकड़ों को यानी कि चट्टानों के टुकड़ों को वायु के द्वारा, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता। तो ऐसी मृदा जो केवल उसी क्षेत्र में मिलती है जहां उसका निर्माण हुआ, यानी कि जिस स्थान से मृदा का निर्माण हुआ उसी स्थान पर हमें क्या मिली, मृदा मिल रही है। जैसे मान लो आगे वो मृदा आगे प्रवाहित नहीं हो सकी, तो ऐसी मृदा जो होती है उसको अपने सामान्य रूप से क्या बोल देते हैं, स्थानीय मृदा बोल देते हैं। और ऐसी मृदा जो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, दूसरी जगह चली जाती है, उसको अपने क्या बोल देते हैं, विस्थापित मृदा। इसको लिए कई बार क्षेत्रीय शब्द इस्तेमाल में लिया जाता है, क्षेत्रीय मृदा। इसके लिए कई बार अक्षेत्रीय शब्द का इस्तेमाल होता है, यानी कि ये उस क्षेत्र विशेष की मृदा नहीं होती, बल्कि क्या है, पानी के द्वारा या वायु के द्वारा प्रवाहित करके दूसरे स्थान पर लाई गई मृदा होती है। तो मोस्टली जो मृदा के अप्रदान करने वाले जो कारक होते हैं वो इनको एक जगह से दूसरी जगह क्या कर देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। जैसे मान लो आपने रेतीली मिट्टी है हमारी, तो ये रेतीली मिट्टी क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो जाती है, वायु के द्वारा उड़ाकर इसको क्या ले लिया जाता है, दूसरी जगह ले लिया जाता है। तो बलुई मिट्टी बोल दो या रेतीली मिट्टी बोल दो, ये हमारी विस्थापित मृदा का उदाहरण है। दूसरा इसी प्रकार की मृदा जिसको अपने जलोढ़ मृदा बोलते हैं, या जिसके लिए कई बार दोमट शब्द काम में ले लिया जाता है। तो ये दोमट मृदा जो होती है ये भी पानी के द्वारा एक क्षेत्र से बहाकर क्या है, दूसरे क्षेत्र की ओर प्रवाहित कर दी जाती है। तो अक्षेत्रीय मृदा के उदाहरण ये दो महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकते हैं। क्षेत्रीय मृदा का उदाहरण अगर अपने देखें तो वो स्पेशली उदाहरण है इसका हमारी काली मिट्टी, काली मिट्टी। अब ये काली मिट्टी जो है ये हमारे राजस्थान की बात करें तो हाड़ौती वाले क्षेत्र में मिलती है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाले एरिया के अंदर मिलती है। अब ये मृदा जहां पे बनी थी वहीं आज भी, कहने का मतलब इसका कोई प्रवाह नहीं हुआ, इन जिलों के अंदर ही मुख्य रूप से आज भी ये मृदा मिलती है। तो ऐसी मृदा जो अप्रदन के कारकों के द्वारा प्रभावित नहीं होती और जो उसी स्थान विशेष पर बनी रहती है, ऐसी मृदा को अपने क्या बोलते हैं, स्थानीय मृदा, या उसको क्या बोल देते हैं, अपने क्षेत्रीय मृदा के नाम से बोल देते हैं, रीजनल सॉइल बोल देते हैं। तो ऐसा कोई उदाहरण पूछ ले अपने मृदा का वर्गीकरण के अंदर कि निर्माण के आधार पर मृदा जो है वो कितने प्रकार की, तो एक स्थानीय मृदा है और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, विस्थापित मृदा। तो ये मृदा का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था हमारे पास।
अब अपने आगे बढ़े तो मृदा का जब अपने वर्गीकरण करें तो वर्गीकरण में हम देखेंगे कि मृदा को अपने कई आधारों पर विभाजित कर सकते हैं। मोस्टली एग्जामिनर के द्वारा जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं मृदा के वर्गीकरण में से ही बनते हैं। तो वर्गीकरण को अपने कई बेसिस के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, कई आधार बना सकते हैं वर्गीकरण के अपने। वो कौन कौन से आधार हो सकते हैं? तो एक तो अभी हमने आधार लिया वो है निर्माण के अनुसार, निर्माण के आधार। तो निर्माण के आधार पर मृदा तो हमारी दो ही प्रकार की होती है जिनके नाम हमने लिख दिए हैं। एक हमारी कौन सी है? स्थानीय मृदा, और सेकंड हमारी होती है विस्थापित मृदा। दूसरा इसमें जो वर्गीकरण है वो हमारे भारत सरकार के द्वारा किया हुआ वर्गीकरण अपने इसमें शामिल कर सकते हैं, इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसको अपने मृदा का सामान्य वर्गीकरण बोल सकते हैं। यह हमारी मृदा का क्या है? सामान्य वर्गीकरण। अब इस सामान्य वर्गीकरण को भी अपने दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो वर्गीकरण है जो भारत सरकार की एग्रीकल्चर को लेकर एक संस्था कार्य करती है जिसको अपने ICAR बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जिसको हम बोलते हैं, भारतीय क्षेत्रीय अनुसंधान कृषि अनुसंधान परिषद जिसको हम बोलते हैं। तो ICAR के द्वारा भी एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। तो ये तो हमारी केंद्र सरकार का वर्गीकरण हो गया या केंद्र द्वारा वर्गीकृत हो गया। तो इसकी दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो भारत की कुल मृदा जो है उसको 8 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। इसके हिसाब से 8 मुख्य प्रकार है इसके, और 27 इसमें उप प्रकार जो है उनको शामिल किया गया है। तो ये तो इंडिया गवर्नमेंट का वर्गीकरण हमारा, जिसमें पूरे भारत की जो मृदा है उसको 8 मुख्य प्रकारों में और 27 क्या है? गौण भागों में या उप प्रकारों में विभाजित किया गया। यहां दूसरा जो वर्गीकरण है वो राजस्थान के कृषि विभाग के द्वारा किया हुआ वर्गीकरण है, कृषि विभाग के द्वारा। यह राजस्थान गवर्नमेंट का है, और इसके हिसाब से राजस्थान में कुल मिला के मृदा के 14 प्रकार मिलते हैं। 14 प्रकार की मृदा जो है वो हमारे कृषि विभाग के अनुसार। तो कई बार एग्जामिनर यहीं से सीधा क्वेश्चन पूछता है कि कृषि विभाग के सामान्य वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में मृदा के कितने प्रकार हैं? तो हम डायरेक्टली बता देंगे कितने? 14। जबकि भारत सरकार के हिसाब से बात करें तो मृदा के कितने मुख्य प्रकार हैं? 8 मुख्य प्रकार है। इन 8 प्रकारों में से अगर राजस्थान की मैं बात करूं तो उसमें अभी अपने बात कर लेंगे कि इन 8 प्रकारों में राजस्थान में जो मृदा मिलती है उसमें एक मृदा हमारी रहती है मरुस्थलीय मृदा, जो राजस्थान में मिलती है। दूसरी हमारे यहां मिलती है जलोढ़ मृदा, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई है। तीसरी जो मृदा हमारे यहां मिलती है वो मुख्य रूप से अपने को मिलती है काली मृदा के रूप में, काली मृदा के रूप में। चौथी कुछ एक क्षेत्रों में हमें मिलती है पर्वतीय मृदा, अरावली के पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर मिलने वाली मृदा। तो भारत के जो 8 प्रकार बताए गए हैं मृदा में से, उसमें राजस्थान में मिलने वाले जो प्रकार है वो मुख्य रूप से 4 है हमारे पास। इसके अलावा जैसे दलदली मृदा है, मैंग्रोव मृदा है, वो वाले टाइप जो है वो अपने यहाँ पे सामान्य रूप से देखने को नहीं मिलते। तो अपने लिए वो ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्गीकरण एक तो ये है कि राजस्थान के कृषि विभाग ने जो 14 प्रकार बताए हैं वो 14 प्रकारों के नाम क्या है, और दूसरा वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों के अंदर वो मृदा मिलती है उसकी अपनी बात करेंगे। इसके बाद में आजकल एग्जामिनर एक बहुत ही पॉपुलर सा वर्गीकरण और एग्जाम के अंदर अक्सर पूछता है, जिसको हम मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण बोलते हैं, जिसको मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण कहा जाता है। अब वैज्ञानिक वर्गीकरण का बोलने का मतलब हमारा यह है कि मृदा की संरचना वहां मिलने वाली जलवायु और मिट्टी के कणों के प्रकार से डिसाइड होती है। यानी कि क्षेत्र विशेष की जलवायु जो है वो मृदा के निर्माण में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो उस जलवायु के आधार पर वहां कौन से प्रकार की मृदा मिलती है, प्लस उसमें मिलने वाले जो कण है वो भी स्पेशल कण होते हैं। जैसे किसी में कैल्शियम मिलेगा, किसी में फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा मिलेगी, किसी में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा मिलेगी। तो वो कणों, जिस मृदा के कण किस कणों से मिलकर बने या किस प्रकार के कणों से मिलकर बने, उसके आधार पर मृदा को वर्गीकृत करेंगे। तो वो प्रकार हमारे पास कहलाता है मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण। और इस वैज्ञानिक वर्गीकरण को भारत के द्वारा दिया हुआ वर्गीकरण नहीं है। एक्चुअल में इस वर्गीकरण को यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, जिसको अपने सामान्य रूप से यूएसडीए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से, उस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा पूरे विश्व स्तर के ऊपर दिया गया है एक वर्गीकरण। तो इस वर्गीकरण के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में 12 प्रकार की मृदा मिलती है इसके हिसाब से।
और उस 12 प्रकार में से राजस्थान में जो प्रकार मिलते हैं वो मिलते हैं 5 प्रकार। राजस्थान में 5 प्रकार की मृदा वैज्ञानिक वर्गीकरण के हिसाब से मिलती है। और ये मृदा जो है इसको हम पढ़ेंगे जलवायु प्लस उसमें मिलने वाले कणों का प्रकार कौन सा उसके आधार। तो मोटा मोटा अगर अपने देखें तो ये वाला वर्गीकरण तो हमारा सामान्य वर्गीकरण था ही। इसके बाद में इंपॉर्टेंट है कृषि विभाग के द्वारा किया हुआ सामान्य वर्गीकरण, जिसके अकॉर्डिंग हमारे 14 प्रकार की मृदा मिलती है। प्लस हमने देखा कि वैज्ञानिक वर्गीकरण के हिसाब से जो अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा किया हुआ है उसके हिसाब से राजस्थान में मृदा के कितने प्रकार मिलते हैं, 5 प्रकार मिलते हैं। तो 3 आधार तो हमने ये देखे मृदा के, सामान्य निर्माण के आधार पर सामान्य वर्गीकरण, और तीसरा हमने कौन सा देखा, वैज्ञानिक वर्गीकरण। अब इसके अलावा भी अगर मृदा को अपने डिवाइड करने की कोशिश करें तो कणों के आकार के आधार पर भी मृदा का वर्गीकरण किया जा सकता है। कणों के आकार के आधार, तो इस आधार पर मृदा जो है उसके 3 मुख्य टाइप मिलते हैं। एक मिलता है सैंडी सॉइल, जिसको हिंदी में बोले तो बलुई मिट्टी बोल सकते हैं। दूसरी हमारे पास यहां मिट्टी होती है उसको अपने दोमट मिट्टी बोल सकते हैं, इसी को अपने जलोढ़ मिट्टी बोल सकते हैं। तीसरी जो मिट्टी होती है उसको अपने हिंदी में चिक्का मिट्टी बोल सकते हैं, इंग्लिश में अगर इसको बोलें तो क्ले बोल सकते हैं, क्ले मिट्टी। अब इनमें कणों का आकार चूंकि आधार बनाए हमने, तो ऐसी मिट्टी जिसमें कणों का आकार हमें बड़ा मिलता है, बड़े कणों के आकार वाली जो मिट्टी होती है उसको अपने सामान्य रूप से क्या बोलते हैं, बलुई मिट्टी। जैसे राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में मिलने वाली जो मिट्टी है वो हमारी बलुई मिट्टी है। तो ये चूंकि सैंडस्टोन के अपघटन से बनी है, चुना पत्थर जो इस एरिया में मिलता है, विशेष रूप से चुना पत्थर की जो चट्टानें मिलती है उनके विघटन से या उनके टूटने से इस मृदा का निर्माण हुआ है। इसलिए यह मृदा जो है इसके नाम के साथ अपने सैंडी बोल देते हैं या इसको क्या बोल देते हैं, बलुई मिट्टी बोलते हैं, बालूका मिट्टी बोलते हैं इसको। तो इस मिट्टी के कणों का आकार चूंकि बड़ा होता है इसलिए इस मिट्टी के अंदर सामान्य रूप से जल धारण करने की क्षमता कम होती है, जल धारण करने की क्षमता कम होती है। इसी वजह से इस मिट्टी के अंदर हम देखेंगे कि मोस्टली मोटा अनाज उत्पादित होता है, जिसको पानी की कम आवश्यकता होती है, ऐसा अनाज जो है वो इस मिट्टी के अंदर ज्यादा उत्पादित होता है। तो ये हमारे पहला प्रकार था। दूसरा हमारा प्रकार हो सकता है दोमट या जलोढ़ मिट्टी के रूप में, जब मिट्टी के कणों का आकार न बहुत अधिक बड़ा हो न बहुत अधिक छोटा हो। तो इस प्रकार की जो मिट्टी होती है उसको अपने क्या बोल देते हैं, जलोढ़ मृदा बोल देते हैं। तो इसमें कणों का आकार मध्यम आकार होता है कणों का। अब इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है। दूसरा अगर अपने बात करें तो दोमट मिट्टी का निर्माण जो है वो मोस्टली फॉस्फेट चट्टानों से होता है। तो इस मिट्टी के अंदर फॉस्फेट की अधिकता मिलती है। इस वजह से ये मिट्टी जो है वो उपजाऊपन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। ये मिट्टी संसार की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टियों के अंदर इसका नाम आता है। उपजाऊपन का मतलब इसमें तमाम प्रकार की फसलें उत्पादित कर सकते हो। जैसे हम देखेंगे पूर्वी राजस्थान के मैदानी प्रदेश में ये मिट्टी हमें मुख्य रूप से मिलती है। तो अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, ये वाला जो एरिया है, जयपुर, दौसा वाला एरिया, यहां आप कोई भी फसल उत्पादित कर सकते हो। इवन की बाजरा जो मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान की फसल है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सबसे ज्यादा उत्पादन उसका पूर्वी राजस्थान में होता है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि उस मृदा के अंदर पहली बात तो फॉस्फेट तत्वों की अधिकता है जो मृदा या पौधों के लिए एक तरीके से उपजाऊपन उपलब्ध करवाते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि इस मिट्टी के अंदर जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसके बाद में अगर नंबर 3 पे अगर अपने आए, जिसको अपने चिक्का मिट्टी के रूप में बोल रहे हैं, तो इस चिक्का मिट्टी के अंदर कणों का आकार जो है वो बहुत अधिक सूक्ष्म आकार होता है। बहुत अधिक सूक्ष्म आकार वाले जो कण होते हैं मृदा के, उनको अपने बोलते हैं क्ले। और इस मिट्टी के जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। जल धारण करने की क्षमता इनकी क्या होती है, सर्वाधिक होती है। कहने का मतलब अगर एक बार इस मिट्टी ने अपने अंदर पानी इकट्ठा कर लिया, जल धारण कर लिया, तो जल्दी से नमी जो है वो बाहर नहीं छोड़ेगी, लंबे समय तक नमी बनी रहेगी इसके अंदर। इसीलिए ऐसी मृदा को अपने चिक्का मृदा या इसको अपने कौन सी मिट्टी बोलते हैं, क्ले मिट्टी बोलते हैं। तो हाड़ौती प्रदेश की हमारी जो मिट्टी है विशेष रूप से काली मिट्टी, हाड़ौती वाली, ये मुख्य रूप से चिक्का मिट्टी के रूप में ज्यादा जानी जाती है। हाड़ौती प्रदेश में मिट्टी को अपने क्या बोलते हैं, चिक्का मिट्टी के नाम से बोलते हैं।
तो इस मिट्टी के अंदर मोस्टली ऐसी फसलों का उत्पादन होता है जिनको पानी की अधिक आवश्यकता रहती है, जैसे चावल, ठीक है, मसाले। तो इनका उत्पादन इसी वजह से इस मिट्टी के अंदर ज्यादा हो पाता है क्योंकि इनके अंदर जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, इस मिट्टी की सबसे ज्यादा होती है। तो एक हमने प्रकार के वर्गीकरण ये भी देखा कि कणों के आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में मिट्टी के कणों का आकार कैसे किस फॉर्म में होता है, तो वो हमने देख लिया। और राजस्थान के कौन से हिस्से में ये मिट्टी मिलती है उसकी भी हमने बात कर ली। और इसका मुख्य आधार जो हमने बनाया है वो जल धारण क्षमता को बनाया है, और साथ ही उपजाऊपन की दृष्टि से कौन सी फसलें उसके अंदर उत्पादित होती है उनकी भी हमने बात की। अब 1 बाय 1 करके अपने इस वर्गीकरण पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने जो वर्गीकरण डिस्कस कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलेंगे वैज्ञानिक वर्गीकरण। मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण। वैज्ञानिक वर्गीकरण का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। अब अपनी इस आधार पर मृदा जो है उसको 5 महत्वपूर्ण टाइप में विभाजित करते हैं। पहले मैं आपके सामने इसके नाम लिख रहा हूं, उसके बाद में अपनी इसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो मृदा जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसको मैं नाम दूंगा एरिडोसोल। ये सोल शब्द जो है वो सॉइल से बना, तो समझ आना इसका मतलब तो क्या है, मिट्टी से ही। इसके बाद सेकंड टाइप जो होता है उसको अपने बोलते हैं एंटीसोल। थर्ड जो प्रकार होता है उसको हम बोलते हैं एल्फीसोल के नाम से, अल्फीसोल। फोर्थ इसका जो टाइप होता है उसको अपने बोल देते हैं वर्टिसोल। लास्ट जो इसमें प्रकार होता है उसको अपने बोलते हैं इंसेप्टिसोल के नाम से, इंसेप्टिसोल। ये 5 प्रकार की मृदा जो है वैज्ञानिक रूप से राजस्थान के अंदर मिलती है। अब ये मृदा सामान्य रूप से कौन सी मृदा है, पहले अपने उसकी बात मैं आपको बता दूं। ये जो दोनों प्रकार मैंने लिखे हैं ये दोनों हमारी मरुस्थलीय मृदा के प्रकार हैं। तो सीधा सीधा आप अर्थ इनका अगर कोई डिस्ट्रिक्ट आ गया इन दोनों में से, एंटीसोल और एरिडोसोल में से, तो पहली पहचान तो यही ध्यान रखनी है कि कौन से जिलों की मृदा हो सकती है। दक्षिण राजस्थान के जिले दे रखे हैं, पूर्वी राजस्थान के जिले दे रखे हैं, हाड़ौती के जिले दे रखे हैं, तो उनके अंदर इस प्रकार की मृदा नहीं मिलेगी। नंबर 1 बात तो यहीं से अपने को पता चल जाएगी। दूसरा, ये अल्फीसोल प्रकार की जो मृदा है, ये मुख्य रूप से ये मृदा जो है वो अपने मैदानी प्रदेश की मृदा मानी जाती है। मुख्य रूप से ये मृदा जो अल्फीसोल वाली मृदा है ये अपने को कहां मिलती है, मैदानी प्रदेश वाले क्षेत्र में मिलती है। तो कहने का मतलब मैदानी प्रदेश में जो मृदा मिलती है उसको सामान्य रूप से अपने क्या बोल सकते हैं, जलोढ़ मृदा बोल सकते हैं। तो ये एक तरीके से अल्फीसोल जो होती है ये जलोढ़ मृदा का एक प्रकार होती है। फिर इसी प्रकार से अगर वर्टिसोल की मैं बात करूं तो ये काली मृदा है, हो सकती है काली मिट्टी जो है उसको सामान्य रूप से हम क्या बोल देते, वर्टिसोल बोल देते। और इसके बाद इन दोनों का मिला जुला जो रूप हमें देखने को मिलेगा उसको अपने क्या बोलते हैं, इंसेप्टिसोल। तो ये इंसेप्टिसोल वास्तव में तो क्या होती है, जलोढ़ मृदा का ही प्रारूप होती है। लेकिन इस जलोढ़ मृदा और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है उपजाऊपन की दृष्टि से, जो अपने को बस थोड़ा ध्यान रखना है। सेकंड बात हमें यह ध्यान रखनी है कि मैंने आपको बताया था कि ये जलवायु के आधार पर, मृदा निर्माण के आधार पर बनाई गई मृदा का वर्गीकरण है। तो ध्यान रखना है अपने को, एरिडोसोल मृदा जो है ये शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में मिलती है। एंटीसोल मृदा जो होती है ये शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु प्रदेशों में मिलती है, शुष्क और अर्ध शुष्क। अल्फीसोल की मैं बात करूं तो यह मृदा हमें उपाद्र और आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में मिलती है। वर्टिसोल की मैं बात करूं तो यह मृदा हमें आर्द्र और अति आर्द्र प्रकार के जलवायु प्रदेशों में मिलती है। इंसेप्टिसोल मृदा जो है वो हमें कहां मिलती है, तो यह हमें आर्द्र जलवायु प्रदेश प्लस अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में मिलती है। अब ये वाला जो प्रकार है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने जलवायु के आधार पर इसको इसी क्रम में याद किया है तो वो एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि आर्द्र और अर्ध शुष्क क्षेत्र में मिलने वाली मृदा कौन सी है, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर दे आओगे, एरिडोसोल या एंटीसोल। क्यों? क्योंकि आपको ये शब्द दिखाई दे रहा है अर्ध शुष्क। फिर आपका दिमाग ये भी काम कर रहा है कि यार अर्ध शुष्क के साथ इसने आर्द्र दिया है, तो आर्द्र प्रदेश तो मरुस्थलीय प्रदेश में मिलता ही नहीं है, तो फिर ये कौन सा उदाहरण हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, मैं अभी इस वर्गीकरण को मैप के ऊपर बता रहा हूं आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि उसके साथ अर्ध शुष्क शब्द क्यों आया है एक्चुअल में। देखिए, आप इस मृदा को अगर अपने वर्गीकृत करने का प्रयास करें राजस्थान के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा जैसे अरावली का प्रदेश है बीच वाला, तो इस अरावली प्रदेश के ये वाला जो हिस्सा है हमारा, कौन सा, जैसलमेर वाला एरिया, पश्चिमी फलोदी वाला एरिया, बीकानेर वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर हम जानते हैं वर्षा हमारे सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। इसका मतलब यहां जलवायु जो है वो कैसी मिलती है, हमें शुष्क जलवायु मिलती है।
और इस शुष्क जलवायु में मिलने वाली मृदा जो है उसको अपने क्या बोलते हैं, शुष्क मृदा बोलेंगे, एरिडोसोल बोलेंगे। एरिड का मतलब ही शुष्क होता है, तो ये हमारी शुष्क प्रदेश में मिलने वाली एरिडोसोल मृदा। तो अब इस मृदा के अंदर अगर विस्तार देखें हम इस मृदा का, तो ये विस्तार मुख्य रूप से हमें मिलता है जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी डिस्ट्रिक्ट, 3 जिलों में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमारे क्या है, शुष्क जलवायु वाले जिले हैं। और इस मृदा के अंदर जो कण मिलते हैं हमें, उन कणों को भी हम वैज्ञानिक आधार पर ऑर्थिड्स कण बोलते हैं। ये ध्यान रखना आप, ये जो कणों के नाम लिख रहा हूं, आजकल एग्जामिनर इन कणों को अप्रोच करता है पेपर के अंदर कि ऑर्थिड्स प्रकार की मृदा जो है उस वो कौन सी प्रकार की मिट्टी में मिलती है, या कौन सी ऑर्थिड्स कण जो है वो कौन सी मिट्टी का निर्माण करती है। अब इनके नाम, इस नाम के साथ कोई भी नाम आपको लिखा हुआ मिल सकता है। कोई भी नाम का मतलब है, जैसे कैली ऑर्थिड लिख दे, कैम्बी ऑर्थिड लिख दे, ठीक है, कोई भी ऐसा नाम लिख दे और पीछे उसके अगर ऑर्थिड शब्द लगा है तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है ये मृदा कौन से प्रकार की है, एरिडोसोल प्रकार की ही मृदा है, और सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। इसके बाद में देखो, मैंने एंटीसोल का उदाहरण जब बताया तो मैंने आपको बताया शुष्क और अर्धशुष्क दोनों क्षेत्रों में, तो ये वाला क्षेत्र तो इसमें शामिल है ही है, इस क्षेत्र का, तो प्लस हमारे पास जो राजस्थान का अर्धशुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है, जो अरावली के पश्चिम में बच गया हमारा गंगानगर हनुमानगढ़ यानी कि घग्गर बेसिन वाला एरिया, यहाँ शेखावटी का आंतरिक जल प्रवाह वाला क्षेत्र, उसके बाद में यहाँ नागौरी उच्च भूमि वाला क्षेत्र और लूणी बेसिन वाला क्षेत्र। अगर इन चारों क्षेत्रों को हम जोड़ लें तो यहां मिलने वाली मृदा प्लस इसके साथ मिलने वाली ये मृदा देखा, क्योंकि इस बाउंड्री को क्या कर रही है, टच कर रही है साथ में। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मृदा की हम कोई एक विभाजन रेखा खींच देंगे कि ये मृदा इस साइड में नहीं आएगी, मतलब मृदा का प्रवाह या दोनों मृदा जो है मिक्स फॉर्म में भी मिलेगी एक दूसरे की। तो कहने का मतलब ये एंटीसोल प्रकार की मृदा शुष्क और अर्धशुष्क दोनों जलवायु प्रदेशों के बीच में मिलती है। इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मिलने वाली मृदा अगर है तो वो एंटीसोल है। एक तो फेवरेट सा क्वेश्चन एग्जामिनर का ये रहता है कि राजस्थान में सर्वाधिक मिलने वाली वैज्ञानिक मृदा कौन सी है, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है कौन सी है, एंटीसोल प्रकार की मृदा। कौन से जलवायु क्षेत्र में मिलती है, तो आपको ध्यान रखना है शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र में मिलती है। अब जिले अगर पूछ ले तो हम इन जिलों को छोड़ देंगे और फिर अपने बाकी जिलों को ले लेंगे, ठीक है। अब कई बार एग्जामिनर यहां भी स्मार्टनेस यूज करते हैं। सपोज दैट आपसे एक क्वेश्चन की फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा एक क्वेश्चन बना के दे दे आपको कि एंटीसोल मृदा का समूह है, एंटीसोल मृदा का जिला समूह है, सपोज दैट ये क्वेश्चन दे, और इसमें आपको एग्जामिनर बाड़मेर जैसलमेर दे दे, सेकंड आपको दे दे नागौर अजमेर दे दे, थर्ड नंबर पे आपको जयपुर सीकर दे दे, फोर्थ नंबर पे मान लो आपको पाली और ब्यावर दे दे। अब इस कंडीशन में अगर आप ये सोचोगे कि जैसलमेर की मृदा जो है उसको तो सर ने बताया था कि ये तो एरिडोसोल प्रकार की, या तो एंटीसोल मिलती नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। अब इस ग्रुप में से अगर आप सिलेक्ट करोगे नागौर अकेले डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे तो ठीक है, ये एंटीसोल प्रकार का है, लेकिन इसके साथ अजमेर आ गया तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। फिर इसी प्रकार से इसमें जयपुर, इसमें सीकर दे दिया, तो ये सीकर तो है लेकिन जयपुर वाला डिस्ट्रिक्ट काउंट नहीं हो रहा है। यहां अगर आप पाली की बात करें तो पाली तो हो सकता है लेकिन ब्यावर काउंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर अपने बाड़मेर जिसकी एंटीसोल मृदा हम पढ़ रहे हैं उसके साथ अगर कोई एरिडोसोल वाला समूह भी मिलकर आया है तो वो एक्चुअल में किसका उदाहरण नहीं माना जाएगा, एंटीसोल का ही उदाहरण माना जाएगा। तो इसका भी थोड़ा सा ग्रुपिंग का आप ध्यान रखिएगा जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन दे आपको इसमें। तो ये राजस्थान में मिलने वाला क्या है, सर्वाधिक मृदा का प्रकार, ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। अब यहां जो हमें कण मिलते हैं उन कणों को हम क्या बोलते हैं, तो इन कणों को बोला जाता है सोमेंट्स और फ्लुएंट्स, सोमेंट्स एंड फ्लुएंट्स, ये ध्यान रखना है आपने, सोमेंट्स और फ्लुएंट्स। ये कण जिस मृदा के अंदर मिलते हैं वो मृदा हमारी कौन सी है, एंटीसोल प्रकार की मृदा है, जो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा एरिया पे मिलने वाली मृदा। तो ये आपको विशेष रूप से इसके बारे में ध्यान रखना है। तो ये दो मृदा है जो अरावली के क्या मिलती है, पश्चिम में मिलती है। यहां से कोई भी आपकी अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है कि कौन सी मृदा का प्रकार अरावली के पश्चिम में मिलता है या कौन सी एक मृदा अरावली के पूर्व में नहीं मिलती है। तो उसमें 3 नाम वो देके एक एंटीसोल लिख दे या एरिडोसोल लिख दे तो आप समझ जाना कि कौन सी मृदा की बात कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने 2 मृदा के प्रकार बताए आपको,
एरिडोसोल और दूसरी हमारी कौन सी, एंटीसोल। अब अपने जितनी भी 3 मृदा है वो सारी की सारी अरावली के क्या मिलती है, पश्चिम वाली साइड में मिलती है, अलग अलग एरिया के हिसाब से। अब उसको अपने समझने की कोशिश करते हैं। इसको एक बार मैं इरेज कर रहा हूं, यही अपने बाकी बची हुई तीनों मृदा को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए आप, चलिए अरावली के पश्चिम वाली साइड में मैं बात कर रहा था आपके साथ, वो तो हमने 2 मृदा देख ली। अब अपने बात करते हैं अरावली के पूर्व वाली साइड में। तो पूर्व वाली साइड में सबसे पहले जिस मृदा की अपने डिस्कशन कर रहे हैं वो है अल्फीसोल प्रकार की मृदा। कौन सी, अल्फीसोल। तो ये अल्फीसोल प्रकार की मृदा टिपिकल जलोढ़ मृदा है, टिपिकल जलोढ़ मृदा है। अब टिपिकल जलोढ़ मृदा है तो निश्चित बात है कि ये मैदानी प्रदेश में मिलेगी। तो एक तो हमारा बाणगंगा नदी वाला जो क्षेत्र है, जिसके अंदर हम जयपुर, दौसा इस क्षेत्र को शामिल कर लें, प्लस इसके साथ साथ अपने नए बने हुए डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो कोटपुतली, बहरोड को शामिल कर लें। इसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट यहां पर अपने अलग से खैरथल, तिजारा, फिर अपने बात करें यहीं से अलवर, यहीं से भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। तो इन जिलों के अंदर मिलने वाली जो मृदा है उस मृदा को हम क्या बोल रहे हैं, अल्फीसोल प्रकार की मृदा बोल रहे हैं। तो ये पूरा एक एरिया हो गया। अब ये एरिया जो है मैंने आपको बताया कि ये उपाद्र और आर्द्र जलवायु प्रदेश की मृदा है। तो इसमें अरावली जो है उसका अगर अपने विभाजन करते हैं जलवायु की दृष्टि से तो हम उसको किसमें रखते हैं, उपाद्र में रखते हैं। प्लस ये वाला जो एरिया है ये आर्द्र जलवायु प्रदेश को भी क्या करता है, टच करता है। तो ये उपाद्र आर्द्र जलवायु प्रदेश में मिलने वाली मृदा है। अब ये मृदा जो है अल्फीसोल मृदा उपजाऊपन की दृष्टि से राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा मानी जाती है। क्योंकि जलोढ़ मृदा है तो निश्चित बात है ये उपजाऊपन की दृष्टि से क्या होगी, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा। सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा मानी जाती है कौन सी, अल्फीसोल मृदा। अब इस अल्फीसोल मृदा के उपजाऊपन का 2 कारण मैंने आपको बता दिया। एक तो फास्फेट तत्व की इसमें क्या होती है, अधिकता होती है। दूसरा इसके अंदर जल धारण करने की क्षमता भी क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। तो उसकी वजह से ये मृदा जो है वो राजस्थान की क्या है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदाओं के अंदर इसका नाम आता है। अब बात करते हैं कि वैज्ञानिक आधार पर इसमें मिलने वाले मृदा के कण को हम क्या बोलेंगे, थोड़ा सा अलग सा नाम, हेप्टूसतलाफोस। हेप्टूसतलाफोस ये इसके कणों का नाम होता है, हेप्टूसतलाफोस, ऐसे याद रखिए आप इसको। तो इसमें मिलने वाले जो कण है उनका वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है, हेप्टू भी लिख देते हैं, हेप्टू भी लिख देते हैं इसको, हेप्टूसतलाफोस। ये इसमें मिलने वाले कणों का प्रकार है। पहले हमने ऑर्थिड्स कणों की बात की थी, फिर हमने सोमेंट्स और फ्लुवेंट्स कणों की बात की थी जो एंटीसोल मृदा में मिलते हैं। अल्फीसोल मृदा में मिलने वाले जो कण है उनका नाम हमने क्या लिख रहा है, हेप्टूसतलाफस, ये इनका नाम लिखा। तो सर्वाधिक उपजाऊ कण माने जाते हैं ये वाले जो है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमने। अब अपने बात करते हैं ये वाली मृदा जो कि विशेष रूप से हमें हाड़ौती के पठारी प्रदेश वाले हिस्से में मिलती है। ये वाला जो एरिया हमारा, ये 4 जिलों का क्षेत्र जो यहां मिलने वाली वैज्ञानिक मृदा जो है उसको अपने सामान्य रूप से वर्टिसोल बोल देते। क्या बोल देते, वर्टिसोल। तो वर्टिसोल अपने आप में काली मृदा है, ये मान लो, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। अब इसी मृदा को कई बार वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंदर चरनोजम मिट्टी लिखा जाता है, चरनोजम मिट्टी। ठीक है, यानी कि काली पठारी प्रदेश की जो मिट्टी होती है उसको क्या लिखा जाता है, चरनोजम सॉइल के नाम से भी लिखा जाता है। तो ये मिट्टी जो वर्टिसोल वाली मिट्टी है इसके कणों का आकार सबसे छोटा होता है। मैंने बताया था आपको क्ले प्रकार की मिट्टी होती है, इसलिए राजस्थान की इस मिट्टी में चावल, मसाले और दालों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। चावल, मसाले और दालों के लिए जो मिट्टी हमारी फेमस मिट्टी है वो कौन सी है, वर्टिसोल प्रकार की मिट्टी है। और ये हाड़ौती के 4 जिले तो है ही हैं, इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में ये भीलवाड़ा में और थोड़ी बहुत मात्रा में ये चित्तौड़गढ़ वाला जो हमारा पार्ट है उसमें भी मिलती है। ठीक है, तो 4 जिले तो ये हो गए हमारे, प्लस भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इन जिलों के अंदर भी ये मृदा मिलती है। तो आप वर्टिसोल प्रकार की मृदा के डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान रखने। अब इसमें मिलने वाले जो कण हैं उनको हम क्या बोलते हैं,
मिलने वाले कणों को। देखो इनका नाम है ऊस्टर्ट्स, ऊ पहले है, उसके बाद में स्टर्ट्स, ऊस्टर्ट्स। इस प्रकार के मृदा के कण जो मिलते हैं वो कौन सी मिट्टी में मिलते हैं? वर्टिसोल प्रकार की मृदा में। अब मैंने आपको बताया था कि ये उपाद्र और आर्द्र में, अब ये आर्द्र और ये क्षेत्र हमारा कौन सा है बताइए आप? वर्षा की दृष्टि से ये सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र होता है, इसलिए अपने इसको क्या बोल सकते हैं? अति आर्द्र बोल सकते हैं। तो ये आर्द्र अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में मिलने वाली मृदा है हमारी। कौन सी? आर्द्र अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में मिलने वाली मृदा। अब अगर मैं बात करूं वागड़ प्रदेश की, इसके बाद में अगर बात करें अपने मेवाड़ की, इसके बाद में हम बात करें अजमेर की, ब्यावर की, और इसके साथ साथ पाली वाला क्षेत्र। अब आप देखिए पाली डिस्ट्रिक्ट जो है वो अरावली के अंदर भी शामिल है और उधर मरुस्थल वाले प्रदेश में भी शामिल है। तो जैसे ही पाली को हमने इसमें काउंट किया, वैसे ही हमने देख लिया कि ये अर्ध शुष्क प्रदेश वाला क्षेत्र हमने शामिल कर लिया इसमें, जो बात मैं आपको बता रहा था। और ये एरिया जो है ये हमारा किस में आता है? आर्द्र में आता है। तो ये आर्द्र अर्ध शुष्क प्रदेश की मृदा मानी जाती है। अब आपके समझ में आ गई होगी वो बात जो मैं यहां बता रहा था, आर्द्र और अर्ध शुष्क। तो इसमें नीचे की तरफ जो एरिया है हमारा बागड़ और मेवाड़ वाला, वो एरिया तो शामिल रहता है किसमें? आर्द्र में। और पाली अकेला डिस्ट्रिक्ट है जो इसमें हम किसमें शामिल करते हैं? अर्ध शुष्क के अंदर शामिल करते हैं। तो ये दोनों के संक्रमण स्थल पर मिलने वाली मृदा है, तो इसको अपने आर्द्र अर्ध शुष्क मृदा की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मृदा हमारी कौन सी है? इंसेप्टिसोल मृदा। इसीलिए एग्जामिनर सबसे ज्यादा टारगेट करता है इसी मृदा को। पेपर में आपको जिलों के समूह देगा और समूह देके वो पूछेगा कि इंसेप्टिसोल प्रकार की मृदा राजस्थान में कौन से जिलों में मिलती है। हो सकता है इनमें से कोई 2 डिस्ट्रिक्ट उठा के दे दे और उधर से वो डिस्ट्रिक्ट उठा के दे दे, जैसे जयपुर दौसा दे दे, तो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के साथ टच होने वाली मृदा है। दोनों क्या है? एक दूसरे के साथ संक्रमण पॉइंट के ऊपर मिलने वाली मृदा है ये दोनों के दोनों। तो यहां भी अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक, अच्छा कणों की बात करें, देखो बहुत सिमिलर से नाम है दोनों। यहां मिलने वाले कण जो है उनको बोलते हैं अपने उस्टोक्रेटस। क्या बोलते हैं? उस्टोक्रेटस। ये कण जो है इंसेप्टिसोल मृदा में मिलते हैं, और ऊस्टर्ट्स नाम के कण जो है वो कहां मिलते हैं? वर्टिसोल मृदा में मिलते हैं। ध्यान रखना इस बात को। और हेप्टोसल्फोस नाम के जो कण है वो कौन सी मृदा में मिलते हैं? एल्फिसोल में। और सोमेंट्स और फ्लुएंट्स नाम के जो कण है वो मिलते हैं एंटीसोल में। और ऑर्थिड्स प्रकार के जो कण है वो मिलते हैं हमें कहां? एरिडोसोल प्रकार की मृदा में। तो ये अब आपके समझ में आगे होगी कि मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण जो हमने कर रखा है, इसमें एक आधार तो हमने किसको बना रखा है? जलवायु को बना रखा है, देख रहे हो। दूसरा जो आधार हमने मेनली बना रखा है वो किसको? इसमें मिलने वाले मृदा के कणों का आकार और मृदा के कणों का प्रकार कौन सा है, उसके आधार। तो ये वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है ये आजकल पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर अक्सर इस अप्रोच को इस्तेमाल में लेता है और जनरली इसमें से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। मृदा में से एग्जामिनर की फेवरेट पसंद जो है वो कौन सी? यही वाला वर्गीकरण रहता है अक्सर। तो आज के अपने इस वीडियो क्लास में हमने जो पढ़ा वो मृदा क्या है इसके बारे में हमने बात की कि सबसे ऊपरी परत होती है जो कि उपजाऊपन की दृष्टि से क्या होती है? जिसमें पोषक तत्व और जीवों के अवशेष सबसे ज्यादा मिलते हैं। इसके बाद में इनका निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है, इसलिए अपने देख लिया है कि ये क्रिया क्या कहलाती है? पेडोजेनेसिस। और मृदा का अध्ययन अपने आप में क्या कहलाता है? पेडालॉजी कहलाता है। फिर हमने देखा कि निर्माण के आधार पर मृदा 2 प्रकार की होती है हमारे पास। एक स्थानीय मृदा होती है जिसको क्षेत्रीय बोल देते हैं, और एक क्या होती है? अस्थानीय मृदा, या जिसको अपने विस्थापित मृदा भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर विस्थापित होने वाली मृदा आती है और इसमें स्थायी रहने वाली मृदा आती है। फिर हमने देखा कि वर्गीकरण के आधार पर कणों के आधार पर, यानी कि स्थानीय मृदा, विस्थापित मृदा। फिर सामान्य वर्गीकरण किया, तो हमने केंद्र वाला वर्गीकरण यहाँ डिस्कस नहीं किया है। अभी हम अगला वर्गीकरण जो पढ़ने वाले हैं वो कृषि विभाग के द्वारा दिया हुआ राजस्थान का सामान्य वर्गीकरण पढ़ेंगे मृदा का, जिसमें 14 प्रकार की मृदा राजस्थान के अंदर बताई गई है। अभी हमने जो डिस्कशन किया है वो मृदा के वैज्ञानिक वर्गीकरण पे किया है, जिसके हिसाब से राजस्थान में मृदा के कितने प्रकार मिलते हैं? 5 मुख्य प्रकार मिलते हैं। और इन 5 प्रकारों के नाम क्या क्या हो सकते हैं वो नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसके अंदर मिलने वाली यहाँ जलवायु किस प्रकार की है वो भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हमने देखा कि मृदा के कणों के आधार पर कितने प्रकार की मृदा हमें मिलती है, सैंडी, जलोढ़ और चिक्का मिट्टी या क्ले मिट्टी के रूप में। तो ये मृदा का हमारा क्या है? कणों के आधार पर वर्गीकरण था। और सेकंड हमने देखा जो
वैज्ञानिक आधार पर मृदा का वर्गीकरण देखा। इसमें कौन से जिले आते हैं, अक्सर मैं बता रहा हूं आपको कि आप पीछे के पेपर्स थोड़े से वॉच आउट करना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मृदा में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि एमसीक्यू का एक सेट अपने तैयार करवा रहे हैं, बहुत जल्दी अपने एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा, तो उसमें टॉपिक वाइज सभी जो एग्जाम्स में और में अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं टेस्ट सीरीज के हिसाब से वो अपने इसमें करेंगे, तो आपको उससे और आइडिया बेहतर लग पाएगा। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस का अभ्यास करोगे उतनी ज्यादा गलतियां आपको समझ में आएगी कि कहाँ अपने से गलतियां होती है, और क्वेश्चन जो है उसका फॉर्मेट या फ्रेमिंग कैसे करता है एग्जामिनर, कहाँ अपने से कंफ्यूजन क्रिएट करवाता है। तो जैसे अभी अपने इसमें डिस्कस किया था ये वाला पॉइंट, आर्द्र और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश वाला, तो ये एग्जामिनर पॉइंट आउट कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इधर से चलेगा जलवायु के हिसाब से तो वो आर्द्र के साथ अर्ध शुष्क को मिला नहीं पाएगा, इसीलिए वो गलत कर देगा अक्सर। तो ये तो हमने देखा वर्धा का वैज्ञानिक वर्गीकरण। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने वर्धा का सामान्य वर्गीकरण को कवर करेंगे, और इसके साथ साथ मृदा से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण समस्याएं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। 2 क्लासेस का ये अपना मृदा का चैप्टर था जो कल अपने समाप्त कर लेंगे। थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ।